डेविन, अरे डेविन कहाँ थे तुम? हेलो डेविन, कहाँ थे आप? मार्केट से एकदम गायब थे एकदम। एक्सेस ऑफ मैटर के बाद थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, क्या नहीं हो गया भाई। हाँ नमरा कहाँ तक हुआ था बताइए। The types of strain in the molecule translational strain. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या था? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन वंडरवाल स्ट्रेन लिखवा दिया था। नहीं सर, वंडरवॉल नहीं लिखवाया, फर्स्ट ही लिखवाया है, फर्स्ट टाइप। क्या क्या? टॉर्शनल स्ट्रेन। यस सर, टॉर्शनल स्ट्रेन। डाइहेड्रल एंगल की डिफिनेशन लिखवा दिया था। नो सर। चलिए वंडरवाल स्ट्रेन लिखिए। The repulsive interaction due to bulkial group. The repulsive interaction due to bulkial group is called van der Waal strain. van der Waal strain भी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। जैसे मिसाल के तौर पर ब्यूटेन का मैंने बना दिया था कंफर्मर, ब्यूटेन का। यस सर। गॉच और एंटी फॉर्म लिखवा दिया था। यस सर। देखिए ऑर्डर ऑफ van der Waal स्ट्रेन। देखिए van der Waal यही बल्क, ये CH3, यहाँ बल्क ग्रुप C2H5 की साइज बड़ी है तो अब इसलिए van der Waal स्ट्रेन जो होगा वो C2H5 वाला ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बल्कल ग्रुप ज्यादा है तो B ग्रेटर देन A। लेकिन अगर हमें टॉर्शनल स्ट्रेन पूछा जाए तो टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों में सेम होगा। फिर टॉर्शनल स्ट्रेन होता है रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है। तो van der Waal स्ट्रेन साइज ऑफ बल्कल ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो यहाँ साइज बड़ा है इसलिए van der Waal स्ट्रेन बी में ज्यादा है, टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों में सेम है। आया समझ में? यस सर। यस सर। रिटन। रिटर्न एवरीवन रिटर्न। चलिए अब न्यू टॉपिक में शुरू कर रहा हूं। तो ये कन्फर्मर में इतनी बातें याद रखनी है। अब आइए टॉपिक डालिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में सी सिंगल बॉन्ड सी में फ्री रोटेशन होता है, आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्ड में और पिछले क्लास में भी। और सी डबल बॉन्ड सी जहां रहता है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सुना? हेलो? यस सर। हाँ, तो देखिए चूंकि पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करता है, तो जब ये देखिए पैरेलल ओवरलैपिंग, तो मान लीजिए ए है, यहाँ मान लीजिए बी है, यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हुआ ये रोटेट नहीं करेगा डबल बॉन्ड, लेकिन हम एटम के अरेंजमेंट को चेंज तो कर सकते हैं ना। इसीलिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, अब यहाँ पर बी लगा दीजिए, यहाँ ए लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा डिफरेंट ज्योमेट्री। यहाँ देखिए दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, यहाँ दो सिमिलर अलग अलग अपोजिट साइड है। तो कोई भी पूछे आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का रिस्पॉन्सिबल रीजन बताइए, तो आप कहिएगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में आपको सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी का पूछेगा। तो क्या कहेंगे? द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड सी डबल बॉन्ड सी गिव्स राइज टू डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। देखिए ये इस फॉर्म को सिस फॉर्म कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। डिफरेंट ज्योमेट्री हो गई। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो? यस सर। कोई भी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर का रीजन क्या? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो लिखिए द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन या एन डबल बॉन्ड एन, लेकिन स्कूल के एग्जाम में डिफिनेशन आएगा तो सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी लिखिएगा। द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड सी डबल बॉन्ड सी gives rise to different geometry of compound. Different geometry of compound is called geometrical isomer. कहाँ गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मेन रीजन रही है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो डिफरेंट ज्योमेट्री आएगी अराउंड डबल बॉन्ड, उसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। हेलो, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. थैंक यू। अब आइए धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि अब देखिए हर डबल बॉन्ड में नहीं होगा, लेकिन जहां अगर होगा भी तो डबल बॉन्ड में होगा।
समझा कि नहीं? और एक जगह और होता है, वो भी हम बताएंगे। पहले तो आपको ये पहले बता दें। अब देखिए मेरे एक इफ टू सिमिलर एटम, डेविन आप बताएं नहीं, मैसेज टेक्स्ट करके बताइए। डेविन आप कहाँ थे इतने दिनों से, कुछ तो लिख के बताइए। इफ टू सिमिलर एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट same side of double bond is called cis form. Cis form. Written. कंडीशन लिखिए, कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। दूसरा कंडीशन ये है, दो ही कंडीशन है कि हर डबल बॉन्ड में नहीं होगा, तो इसलिए दूसरी कंडीशन ये है, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम should have two different groups. जैसे मैं अब इसी पर मैं लगातार एग्जांपल कराऊंगा। ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, तो जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ए बी, जैसे ये दो डिफरेंट होना चाहिए, ए और बी अलग अलग एटम होना चाहिए, ए और बी। कोई जरूरी नहीं, मैं जैसे इसको आपको बता देता हूँ कि जो ए और बी बस आपको देखना है डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, इसी का डिफरेंट ज्योमेट्री बन सकता है।
समझ में बात आई? हेलो, जैसे Yes, sir. देखिए Yes, sir. जैसे देखिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं, तो बताइए हर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, ए sir. भी अलग अलग है, ये भी। तो कोई जरूरी नहीं कि ए बी है तो यहाँ भी ए बी हो। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए ए बी, और यहाँ पर हमने कर दिया ए, और मान लीजिए दूसरा आइटम डी। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि हमें डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। तो दो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी दो डिफरेंट ग्रुप्स है। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा, इधर देखिए ए और ए, तो अब इसकी डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं हो। देखिए दोनों सिमिलर हो गया, तो आप समझ जाइएगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब इस पर मैं बहुत सारे एग्जांपल अभी कराऊंगा, तो ये पहले आप चेक कर लें कि आपको पहले तो यही पूछेगा कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं। Written. हाँ, हो गया सबको? Yes, sir. अब आइए, जैसे अगर आपके पास ब्यूटूइन है, आपको चेक करने को कहे, सबसे पहली बात आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए लिखने। तो यहाँ पर है, देखिए इस कार्बन के पास देखिए दो डिफरेंट एटम है, इस कार्बन के इस डबल बॉन्ड के पास, तो कई शो करेगा। ना समझ में आए तो देखिए सी पर एच है, सी पर CH3 है, सी पर एच है, सी पर देखिए सिस फॉर्म हो गया ना, दो सिमिलर एटम सेम साइड है, सिस फॉर्म आया समझ में। इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है, HCH3 है, यहाँ H, यहाँ CH3। तो ये देखिए दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, देखिए ज्योमेट्री अलग अलग है, और दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होगी। जो हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्टीज का क्या क्या डिफरेंस है।
लिख लिया? Yes, sir. ब्यूट 1 इन है, अब देखिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 डिफरेंट एटम है H ये, लेकिन इस कार्बन पर 2 सेम है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा क्योंकि ज्योमेट्री सेम ही आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। आप लोग चेक करके बताइए, हेक्स 2 इन में चेक करके बताइए। वन कॉमा 2 डाई क्लोरो इथीन में चेक करके दिखाइए। हो गया? हेक्स 2 इन करेगा या नहीं करेगा? हेक्स 2 इन करेगा। नम्रा, नोमा, अक्षत वगैरह सब बताएं जल्दी। देखिए 6 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर CH3 CH CH CH2 1 2 3 4 5 6 CH2 CH3। तो बस डबल बॉन्ड पर आप देखिए, इस डबल बॉन्डेड पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, H है और CH3 है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है, बाकी जो ग्रुप लगा हुआ है उसको लगा दीजिए। तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स है कि नहीं हर पर, बताइए। तो सिस फॉर्म हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। 2 सिमिलर sir. ग्रुप सेम साइड है, तो सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म बना लीजिए, C3H7 एंड CH3। तो कोई जरूरी नहीं कि ये भी 2 सिमिलर होना चाहिए, बस दो एटम भी अगर अपोजिट साइड में हुआ जैसे यहाँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ट्रांसफॉर्म।
written. 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरो Cl H है। यहाँ तो दिखने में ही लग रहा है दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, ये सिस हो गया और ट्रांसफॉर्म। आ रहा है समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, किसमें नहीं होगा, ये चेक करने आया सबको, ये पहले बताएं जल्दी से फटाफट। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे और कहे बताओ किसमें है, तो आपको यही देखना है, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन टू डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। एक भी कार्बन पर दो सिमिलर एटम आ गए तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लिख लिया? टू मिथाइल ब्यूटेन चेक करके बताइए ये करेगा कि नहीं। टू मिथाइल पेंटूइन, ये भी चेक कीजिए। तो टू मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट है तो 4 कार्बन लिया होगा आपने, एक 2 पर है डबल बॉन्ड और एक पर मिथाइल है, ये CH है, ये CH3 है। तो बताइए C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर देखिए दोनों इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों सिमिलर ग्रुप आ गए, और ऐसे भी देखिए दोनों सिमिलर ग्रुप आ गए, जबकि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि इसको चेंज भी करेंगे तो यही ज्योमेट्री आ जाएगी। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वही हाल यहाँ पर है, पेंटूइन है तो 5 कार्बन लीजिए। यहाँ पर 2 मिथाइल है ना, तो देखिए ये भी नहीं करेगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो सिमिलर एटम आ गए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि अब इतना एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, कहाँ नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir.
बोले। written. Sir, written. अब आइए, अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ cis and transform। ठीक, सबसे पहली बात आइए, हम इसकी जो बात करेंगे सबसे पहले डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को समझ जाइएगा, सब कुछ आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट याद है ना, पोलैरिटी को बताता है। Yes, sir. डाइपोल मोमेंट में दो केस हम लेते हैं, अब दोनों केस को मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसको आप समझ गए तो पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट ये है कि व्हेन both two types of group are same, मतलब ए बी यानी बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप आर सेम है, ये केस हमको लेना है। एक मिनट हो जाइए। तो जैसे देखिए, C है, CS3 है, CS3 है, H है और H है, ये सिस फॉर्म हुआ। तो बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप आर सेम। यहाँ देखिए, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये कार्बन sp3 है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी फ्रॉम पॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो डायरेक्शन दिया नहीं जाता है। अब देखें, चूंकि इंक्लाइन वे में, तो इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बताइए, वर्टिकल वर्टिकल सेम डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. न्यू नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नॉन जीरो होगा। अब यहाँ देखिए, फ्रॉम पॉजिटिव टू टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट। अब बताइए, वर्टिकल वर्टिकल को कैंसिल करेगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को कैंसिल कर रहा है, वर्टिकल वर्टिकल को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ म्यू नेट जीरो हो रहा है। तो यहाँ से साबित हुआ कि सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है और ट्रांस का जीरो होता है, क्योंकि अपोजिट साइड की वजह से। बताइए, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आइए केस सेकंड। लेकिन ट्रांस का हमेशा जीरो नहीं होता, इसलिए मैं दो केस में पढ़ा रहा हूँ आपको। ये कंफ्यूजन है स्टूडेंट को कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, इसलिए मैंने इसको लिखाया व्हेन बोथ टू टाइप्स, यानी ए और बी बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप आर सेम। अब ये कह रहे हैं ओनली टू ग्रुप्स आर सेम।
मतलब ये अभी देखा था आपने, किसी में एग्जाम्पल इस तरह कराता था, ए है, बी है, यहाँ डी है, ओनली 2 ग्रुप्स आर बोल रहे हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए ये सिस फॉर्म है कि नहीं, 2 सिमिलर एटम सेम साइड में है। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes. Yes, sir. अब देखिए फ्रॉम क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायपोल की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये 2 कंपोनेंट अब देखिए इसमें क्या वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ CH3 का है, लेकिन अपोजिशन है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट में रिजल्टेंट कुछ कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में ऐड हो जाएगा। अगर इसी का हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं, बताइए हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन में है यहाँ, Yes, sir. अब वर्टिकल भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ वर्टिकल अपोजिट में, हॉरिजॉन्टल सेम, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब यहाँ पर डायपोलमेंट एक तो 0 नहीं है, और दूसरा के ट्रांस का डायपोलमेंट ज्यादा भी है। हेलो एवरीवन, समझ में बात आई? सर Yes, बस sir. एक बात पूछनी थी कि ये हमने जो Cl का लिया, हमने ऑपोजिट मतलब उल्टे साइड पे क्यों लिया और उसके बाद कंपोनेंट क्यों निकाला? यार क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना कार्बन से, डायपोलमेंट की अच्छा डायरेक्शंस क्या होती है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा ठीक है सर। ये मेन कंसेप्ट है। यहाँ इसलिए कि कार्बन sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है, यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, सिमिलर बॉन्ड है, लेकिन कार्बन sp2 है, तो sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस कार्बन से इस कार्बन में डायपोलमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर भी तो यही लिया गया है, कार्बन 2 क्लोरीन, इसके 2 कंपोनेंट, यहाँ भी कार्बन 2 क्लोरीन 2 कंपोनेंट। तो एक कंक्लूजन ये हुआ कि ट्रांस का डायपोलमेंट हमेशा 0 नहीं होता, ट्रांस का डायपोलमेंट नॉन 0 भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, Yes, sir. कोई पूछे सिस और ट्रांस में किसका डायपोलमेंट ज्यादा होगा, जनरली सिस का ज्यादा होगा, लेकिन इन सम केसेस ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है। तो पहले तो यहां से लिखिए, ये केस फर्स्ट ये वाला लिख लिया था स्लाइड।
Written. Written. तो ट्रांस का भी बॉइलिंग डायपोल मोमेंट ज्यादा हो सकता है, ट्रांस हैज हायर डायपोल मोमेंट। तो जनरली सिस फॉर्म हैज हायर डायपोल मोमेंट एंड ट्रांस फॉर्म, जनरली यही होगा, बट इन सम केसेस ट्रांस हैज हायर डायपोल मोमेंट देन सिस। बस अब ये लिखना, अब सब कुछ, कोई क्या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, वंडरवाल फोर्स पर। तो ऑब्वियसली सिस का ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सिस का ज्यादा होगा, क्योंकि सिस ज्यादा पोलर होता है। हाँ, इन सम केसेस ट्रांस का हो जाएगा, वो एक अलग केसेस हैं। तो सिस और ट्रांस में ट्रांस सिस का ज्यादा होगा, बिकॉज सिस इज मोर पोलर देन, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, जहां ट्रांसफॉर्म ज्यादा पोलर होगा तो फिर वहां उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अभी तो मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं, बिकॉज सिस इज मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म।
written. लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. सॉल्युबिलिटी भी पूछा जाए तो याद रखिए cis is more soluble in water than transform. Because cis is more polar, जो पोलर होता है पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, cis is more polar than transform. चौथा मेल्टिंग पॉइंट, आपको सर मालूम आपने है मोर के बाद पोलर नहीं लिखा. मेल्टिंग पॉइंट. देखिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेन फैक्टर क्या होता है केमिस्ट्री में? टाइप्स, उस दिन मैंने इनऑर्गेनिक में बताया था, वो टाइप्स ऑफ पैकिंग पर डिपेंड करता है, इतना वो क्लोजली पैक्ड है कि नहीं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. क्लोज पैकिंग, जितना क्लोज पैकिंग होगी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होती है सिस से, क्योंकि ट्रांस में क्लोजली पैक्ड इसलिए बनाता है, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल भी है सिस से, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. पहले लिख लिया? Yes, sir. Written. जैसे देखिए, कुछ सोचिए, ये जो ट्रांस है दो सिमिलर एटम अपोजिट साइड में है, तो यहाँ जो है ना रिपल्शन कम है, क्योंकि दो अपोजिट साइड में ग्रुप होने की वजह से रिपल्शन कम होगा. होगा कि नहीं, जल्दी बताइए. रिपल्शन बिटवीन Yes, sir. टू ग्रुप्स आर लेस. लेकिन वही सिस में देखिए सिमिलर साइड होने की वजह से रिपल्शन यहाँ ज्यादा है, इसलिए मैं आप थोड़ा सा अच्छे से लिखा देता हूँ, रिपल्शन इज मोर. इससे ये साबित हुआ, देखिए पहली बात कि ट्रांस हैज हायर than than cis form. ट्रांस हैज, तो देखिए क्योंकि इसलिए कि ट्रांस बेटर पैक्ड होगा, अपने स्ट्रक्चर में बेटर पैकिंग रखेगा, जिसकी वजह से ट्रांस जो है वो ज्यादा अच्छी पैकिंग देगा, चूंकि रिपल्शन कम है तो पैकिंग अच्छे से देगा. बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लेता है, इट इज ड्यू टू symmetry of
transform that fits in crystal lattice better. Written. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस एंड ट्रांसफॉर्म. इतना आपको पढ़ के रखना है. समझा? Yes, sir. अब आइए हाइड्रोकार्बन में दो तरह का हाइड्रोकार्बन है आपके पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास अल्केन है, अनसैचुरेटेड के पास अल्कीन है और अल्काइन है. लिया? No, sir. Written. सबसे पहले अल्केन में आइए.
अल्केन में सबसे पहले आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख लिया? Yes, sir. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ये है कि आपके पास, सबसे पहले लिखिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। ये है कि फिजिकल स्टेट में आपको याद रखिए C1 से लेकर C4, C1 से लेकर C4 शुरू में जैसे आपने पढ़ा है कि वंडरवाल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। मालूम है सबको, हाँ या ना? Yes. तो याद रखिए C1 से C4 जो होता है अल्केन, वो गैसेस होते हैं, समझा? और C5 से C, इसलिए पढ़ते ना मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। Yes, sir. C5 से 17 जो होता है वो आपका लिक्विड होता है। जैसे देखिए जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो देखिए फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा। और उसके आगे का C18 से आगे का जो भी होगा वो आपका जो होगा सॉलिड होगा। ये जितना रूल है एट 290 यानी रूम टेम्परेचर के। हाँ, अब मान लीजिए ये गैस है तो कोई कहेगा सर इसको लिक्विफाइड किया जा सकता है, लिक्विफाइड किया जा सकता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है कि रूम टेम्परेचर पर C1 से C4 गैस होगा, समझा? और आपके पास उसके बाद वाला जो 5 से 17 जो होगा वो लिक्विड होगा, और 18 से आगे वाला जो होगा वो आपका सॉलिड होगा। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. दूसरा ये बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है मॉलिक्यूलर वेट, समझा कि नहीं, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझा कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, ये सबको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें, फॉर स्टेट चेन, फॉर स्टेट चेन के लिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। रीजन साफ है, कार्बन एटम बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए मीथेन से ज्यादा इथेन, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, चलता रहेगा। ये मेन लाइन ये है। दिस रूल इज वैलिड फॉर स्टेट चेन CH3 CH2 CH2 CH3। लिख लिया? Written.
अब आइए और आइसोमेरिक एल्केन के लिए। आइसोमेरिक एल्केन का मतलब ये हुआ एक कार्बन सेम नंबर में है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर वेट है, तो फिर क्या करें? तो सेम मॉलिक्यूलर वेट है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो रीजन ये कहना है कि भाई आपसे पूछेगा कि जब इंक्रीज इन ब्रांचिंग होता है ना तो सरफेस एरिया घट जाता है। इंक्रीज इन ब्रांचिंग मॉलिक्यूल जो होता है ना एक्वायर्स स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप की वजह से, अरे नम्रा मैथ के लिए आप नहीं आ रही हैं ऑफलाइन? सर आ रही हूँ। आती है ट्यूसडे कोचिंग में? यस सर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। जैसे यहाँ देखिए नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। तो नॉर्मल ब्यूटेन देखिए कार्बन 4 है, नॉर्मल ब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज्यादा होगी। ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। लिख लिया? यस सर। आपके पास नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, न्यू पेंटेन है। बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नॉर्मल पेंटेन कि आइसोपेंटेन कि न्यू पेंटेन? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर नॉर्मल And पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, वेरी गुड। अच्छा, इसमें बताइए किसका ज्यादा होगा, नीचे वाले में, ए या बी? A ए। वाई?
सर इंक्रीज करता है ब्रांचिंग के साथ इसका। हाँ, तो आपके पास दिमाग नहीं है ना, चना खाइए। दिस रूल इज सही सेम मोलिकुलर वेट। यहाँ कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन 5 है, नेट मोलिकुलर वेट ज्यादा है, बी ही की ज्यादा होगी। दिस रूल इज सही ओनली फॉर सेम मोलिकुलर वेट। ब्रांचिंग को तभी देखते हैं, इसलिए लिखा है गया आइसोमेरिक। चना तो खाती नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नेट मोलिकुलर वेट है, ये न्यू पेंटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। कार्बन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कार्बन सेम देन ब्रांचिंग। आया समझ में साइंटिस्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।